सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन देश के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। हमने देश के सामर्थ्य का पूरे विश्व के सामने खुले मन से गौरवगान करना चाहिए। देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। आदरणीय सभापति जी, सदन में हमारे एक साथी ने कहा, वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील। वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील। मैं ये देखकर हैरान हूं, कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है। एक साथी ने यह भी कहा कि टीकाकरण पर व्यर्थ खर्च हो रहा है। ये देश सुनेगा तो क्या लगेगा ऐसे लोगों के लिए। आदरणीय सभापति जी, कोरोना जब से मानव जात पर संकट में पैदा कर रहा है, सरकार ने देश और दुनिया में उपलब्ध हर संसाधन जुटाने के लिए भरपूर कोशिश की है। हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए जितना भी हमारी सामर्थ्य था, समझ थी, शक्ति थी, और सबको साथ लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है। और जब तक महामारी रहेगी तब तक सरकार गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कुछ दल के बड़े नेता बीते 2 सालों में उन्होंने जो अपरिपक्वता दिखाई है, उससे देश को भी बहुत निराशा हुई है। हमने देखा है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ में खेल खेले गए। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। थोड़ा सोचिए, जो पहले आपने कहा था आज जो हो रहा है, इसको थोड़ा दोनों साथ मिलाकर देखिए। हो सकता है सुधार की संभावना हो तो कुछ काम आ जाएगा। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता जागरूक है और मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि उनके हर छोटे मोटे नेताओं ने ऐसी गलती की तो भी उसने इस संकट के समय ऐसी बातों को कान पर लिया नहीं और वैक्सीन के लिए कतार में खड़े रहे। अगर ये ना हुआ होता तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ, देश की जनता कुछ नेताओं से भी आगे निकल गई। ये देश के लिए अच्छा है। आदरणीय सभापति जी, इस पूरा कोरोना कालखंड एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण मैं कह सकता हूं। 23 बार शायद किसी एक प्रधानमंत्री को एक कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की इतनी मीटिंग करने का अवसर नहीं आया होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मीटिंगें की गई और विस्तार से चर्चा की और मुख्यमंत्रियों के सुझाव और भारत सरकार के पास जो जानकारियां थी उसमें मिलजुल करके, क्योंकि सदन में राज्यों से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं और इसलिए मैं एक कहना चाहूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। 23 मीटिंगें करना इस कालखंड में और विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना और सबको ऑन बोर्ड लेकर के चलना, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज की संस्था की इकाइयां हो, सबने मिलकर के प्रयास किया है। हम किसी की योगदान को कम नहीं आंकते हैं, हम तो इसको देश की ताकत मानते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, कभी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कुछ लोगों को। जब कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था
और एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाए, उनको समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए, ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। और मैं शरद लाल जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। शरद लाल जी ने कहा, देखिए भाई, ये कोई यूपीए का निर्णय नहीं है, मैं जिसको कह सकता हूं मैं कहूंगा। और शरद लाल जी आए, बाकी टीएमसी सहित सभी दल के लोग आए और उन्होंने अपना बहुमूल्य सुझाव भी दिए। ये संकट देश पर था, मानव जात पर था, उसमें भी आपने बहिष्कार किया। ये पता नहीं आपके एडवाइस कौन है जी, कौन कहां से आप सलाह लेके आते हैं, आपका भी नुकसान कर रहे हैं। देश रुका नहीं, देश चल पड़ा, आप अटक गए। और हर एक को आश्चर्य हुआ, सब लोग, आप दूसरे दिन के अखबार देख लीजिए, क्या आपकी आलोचना हुई, क्यों ऐसा किया, इतना बड़ा काम। लेकिन आदरणीय सभापति जी, हमने होलिस्टिक हेल्थ केयर पर फोकस किया। आधुनिक चिकित्सा परंपरा, भारतीय चिकित्सा पद्धति, दोनों को आयुष मंत्रालय ने भी इस समय बहुत काम किया। सदन में कभी कभी ऐसे मंत्रालयों की चर्चा भी नहीं होती है, लेकिन ये देखना होगा, आज विश्व में हमारे आंध्र तेलंगाना के लोग बताएंगे, हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है, वो इस कोरोना ने लोगों को भारत की उपचार पद्धति पर आकर्षित किया, उसका परिणाम। दुनिया के लोगों, आज कोरोना कालखंड में भारत ने अपने फार्मा उद्योग को भी सशक्त किया है। पिछले 7 साल में हमारा जो आयुष का उत्पादन है, उसका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है और नए नए डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। इसका मतलब कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसने विश्व में अपनी एक पहचान बनाना शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग, जहां जहां हमारा परिचय हो, इस बात को बल दें, क्योंकि इस क्षेत्र हमारा दबा हुआ है। अगर हम थोड़ा उसको, और ऐसे समय है कि स्वीकृति बन जाएगी, तो हो सकता है कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा है, ताकत है, वो दुनिया में पहुंचेगी और काम होगा। आदरणीय सभापति जी, आयुष्मान भारत के तहत 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज कार्यरत हैं और हर प्रकार की आधुनिक से आधुनिक सेवा करने के लिए उनको सजाया जा रहा है। ये सेंटर गांव और घर के पास ही फ्री टेस्ट समेत बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधा दे रहे हैं। ये सेक्टर कैंसर, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने के में मदद कर रहे हैं। 80,000 सेंटर बने हैं और इसको हम और बढ़ाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों में भी, गंभीर बीमारियों में भी उनको स्थानीय स्तर पर मदद मिलने की संभावना है। आदरणीय सभापति जी, वैसे पुरानी परंपरा ये थी कि बजट के पहले कुछ टैक्स लगा दो, ताकि बजट में चर्चा न हो, बजट में दिखे नहीं और उस दिन शेयर मार्केट गिर न जाए। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उल्टा किया। हमने बजट के पहले 64,000 करोड़ रुपए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्यों के अंदर बांटे। अगर ये चीज हम बजट में रखते तो और बहुत बड़ा बजट शानदार दिखता, शानदार तो है ही है और शानदार दिखता, लेकिन हम उस मोह के में रखने के बजाय कोरोना के समय इसकी तत्काल व्यवस्था करने के लिए हमने पहले इसको किया और 64,000 करोड़ रुपए हमने इस काम के लिए दिए। आदरणीय सभापति जी, इस बार खड़गे जी बड़ा विशेष बोल रहे थे और कह रहे हैं कि मुझे तो कह रहे हैं कि मैं उस पर बोलूं, इधर उधर न बोलूं, लेकिन वो क्या बोले हैं उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया।
आदरणीय सभापति जी, ये सदन में ऐसे ही हंसी मजाक में कही गई बात नहीं थी। ये उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है। और वो है, कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ और उसी के कारण ये समस्या होती है। और इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव आदरणीय सभापति जी, ये 47 में पैदा हुए हैं, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत मदर इंडिया, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है, तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है, तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाए। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी, क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता।